व्यूअर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन से निधि या निधियां होम चार्जेस की संघटक थीं? पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, और सी है केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल एक और दो। व्याख्या देखते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो कि वर्ष 1919 तक था, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर आधारित नहीं थी, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। डी होगा, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। सही ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो होगा ए, यानी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था ए, भारी उद्योगों का अभाव, बी, विदेशी पूंजी की कमी, सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। सही उत्तर होगा इसका डी, यानी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। अगला प्रश्न, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए, वेलेजली, बी, वॉरेन हेस्टिंग्स, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी, लॉर्ड डफरिंग। सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। इसे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। पांचवा प्रश्न, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, सर जॉन शोर, डी, लॉर्ड वेलेजली। सही उत्तर है इसका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ए, जमींदारों से, बी, किसानों से, सी, मजदूरों से, डी, व्यापारियों से। तो सही उत्तर होगा इसका ए, जमींदारों से। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए, जमींदारों के साथ, बी, ग्रामीण समुदायों के साथ, सी, मुकदमों के साथ, या डी, किसानों के साथ। तो सही उत्तर है उसका ए, जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ए,
लॉर्ड जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर होगा इसका सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9वां प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ए 1787 ईस्वी में, बी 1789 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में या डी 1793 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा इसका डी 1793 ईस्वी में। 10वां प्रश्न, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना और डी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है डी, यानी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अन्य अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है, अभिष्ट विकल्प डी होगा। 11वां प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसके कारण था ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास नहीं था, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, डी खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। सही उत्तर होगा बी। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने भू क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अगला प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। सही उत्तर होगा सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि का तय करना था। 13वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889, डी 1900। सही उत्तर होगा इसका ए 1885। व्याख्या देखें। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या थे। 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी अलेक्जेंडर रीड, 3 टॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3
और डी 1, 2 और 3। तो सही ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 3, यानी अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, जो कि थे मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। ए बंगाल तथा मद्रास में, बी मद्रास तथा पंजाब में, सी मद्रास तथा बंगाल में, डी पंजाब तथा बंगाल में। सही ऑप्शन है उसका ए, बंगाल तथा मद्रास में। अगला प्रश्न, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। ए स्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। तो सही उत्तर इसके दो होंगे, सी और डी दोनों सही हैं इसमें, पश्चिमी भारत में भी और दक्षिणी भारत में भी। अगला प्रश्न, भारत के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। ए मेलकॉम, बी मेटकॉफ, सी मुनरो, डी एल्फिंस्टन। सही उत्तर होगा इसका सी, मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। ए टॉमस मुनरो द्वारा, बी मार्टिन बर्ड द्वारा, सी कॉर्नवालिस द्वारा या डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। सही उत्तर होगा इसका ए, टॉमस मुनरो द्वारा। 20, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी या डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। सही उत्तर होगा इसका डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी आगरा में, सी बम्बई प्रेसिडेंसी में या डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। सही उत्तर होगा डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा इसका सी, 1, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। अगला प्रश्न, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए जमींदारी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, सी महालवाड़ी प्रथा, डी दहसाला प्रथा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 24वां प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी पद्धति। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सों में लागू था। ये हिस्से थे मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सों में लागू थी, जो कि थे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब, कुछ परिवर्तनों के साथ में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1850, बी 1895, सी 1900, डी 1905 या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी 1900। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1835 में, बी 1837 में, सी 1839 में या डी 1841 में। सही उत्तर होगा सी 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए जजमानी उत्तर भारत, बी बाराबलूट कर्नाटक, सी मिरासी महाराष्ट्र या डी अडाडे तमिलनाडु। नीचे कूट दिए गए हैं जिसमें सही कूट है डी, यानी कि 1 3 4 2। व्याख्या देखते हैं। सही मिलान होगा जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। यूपीपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न 28, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ए 40%, बी 45%, सी 50% या डी 55%। सही उत्तर है ए 40%। यद्यपि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। या डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था, यो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। सही ऑप्शन जो इसमें सही था वो है बी। धन के बहिर्गमन या अपवाह या ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, लोकमान्य तिलक या डी, मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए, एम एन रॉय, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, राम मनोहर लोहिया
या डी दादा भाई नौरोजी? सही ऑप्शन जो है वो है डी दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अगला कथन है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कूट दिए गए हैं ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है पर आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन ए सही है। इसमें व्याख्या देखते हैं। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति व माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग जिसमें कोयला तथा सोना थे, एवं वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी एविल ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। अतः स्पष्ट है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? एक, दादा भाई नौरोजी। बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी, आर सी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो सही उत्तर होगा इसका डी एक, दो और तीन। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें तीन लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे थे एक, दादा भाई नौरोजी, बी, महादेव गोविंद रानडे और तीन, ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त GV जोशी, जी सुब्रमण्य अय्यर जो कि द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक तथा संपादक थे, गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, आर सी दत्त, सी, MG रानाडे या डी, सर सैयद अहमद खान। तो सही उत्तर होगा डी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास भी भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने से में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। 35वां प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए, 1900 ईस्वी में, बी, 1901 ईस्वी में, सी, 1902 ईस्वी में या डी, 1903 ईस्वी में। सही उत्तर है बी, 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एक सोनेस्चिन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए, अमर्त्य कुमार सेन, बी, रमेश चंद्र दत्त, सी, गोपाल कृष्ण गोखले या डी, दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर है डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर
लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ए उदारवादी दल, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल या डी साम्यवादी दल। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है ए उदारवादी दल। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है डी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल 1, 2, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है सी 1 तथा 2 दोनों। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि एक, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। अगला प्रश्न, किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ए बीजी तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स, डी एडम स्मिथ। सही उत्तर है इसका सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो रहा है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वह समाज के केंद्र बिंदु बने रहते थे। किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन, डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। सही उत्तर है ए सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, औरंग राजकोष का प्रभारी, 2, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, 3, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सम्मिलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा बी केवल 2 और 3। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप्स के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी कि बनिया पारंपरिक
समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। एक, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। बी, भारतीयों के स्वामित्व वाली कारखानों की संख्या में वृद्धि। सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। डी, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। व्याख्या देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी, इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। बी, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। सी, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। डी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। सही उत्तर है ए, यानी भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियाँ उत्तरदायी बनी। 1, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। 2, भारतीय माल पर अत्यधिक चूंगी यानी कर लगाया जाना। 3, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात। 4, रेल मार्गों का विकास। 5, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।